Hello, welcome to the channel Commerce on your Tips. लास्ट वीडियो में क्लास 12th की हमने आपको ये बताया था कि हर एक यूनिट जो है वो कितने मार्क्स का है, हर एक यूनिट जो है उसमें जो है वो किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, इन सब के बारे में हमने आपको बताया था। आज हम बात करते हैं जो कि हमने आपको लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि किस तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स 40 मार्क्स की होती है और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट 40 मार्क्स की होती है। अच्छा, एक रीजन और आता है जो कि आपको शायद जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का इमरजेंस का मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स एक्चुअल में आई कहां से थी या स्टार्ट कहां से हुई थी, या मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो है वो स्टार्टिंग कहां से थी। क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टार्टिंग किसी पर्टिकुलर एक इन्वेंशन के थ्रू हुआ था या डिस्कवरी के थ्रू हुआ था, या कोई एक ऐसी कंडीशंस वर्ल्ड में आ गई थी जिसके कारण मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट हुआ। तो आज हम बिल्कुल शुरुआत से आपको ये बताते हैं कि इमरजेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक्चुअल में मैक्रो इकोनॉमिक्स का इमरजेंस हुआ कैसे, या मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो किस तरीके से इंट्रोड्यूस हुई। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टार्टिंग कहां से होती है। स्टार्टिंग हमारी होती है इंट्रोडक्शन ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अगर हम इंट्रोडक्शन ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो इंट्रोडक्शन ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले बात करते हैं कि एक्चुअल में मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे कि आपने अगर क्लास 11 में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या बताया था। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब हमने आपको बताया था कि स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल, जब हम एक के बारे में बात करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में वर्ड आया क्या, मैक्रो इकोनॉमिक वर्ड आया ए का मतलब होता है एग्रीगेट। ध्यान से देखना, ए का मतलब क्या होता है, एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब होता है एज अ होल। जब हम पूरी इकोनॉमी की बात करें, जब हम क्या करें, पूरी इकोनॉमी की बात करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एग्रीगेट या ऐसा होल दी इकोनॉमी, मतलब पूरी इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स बात करती है पूरी इकोनॉमी की। पूरी इकोनॉमी का मतलब ओवरऑल इकोनॉमी की। अच्छा, एक चीज और मैं जो है वो आपको बता दूं कि प्रॉपर हम आपको रूटीन वे में हर एक वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, जो कि हम हर वीडियो में आपसे बोलते हैं। तो उसको आप प्रॉपर अगर देखते जाएंगे तो ये है कि आपके टॉपिक वाइज टॉपिक सारे जो भी डेटा है या जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो भी क्लियर होते जाएंगे। तो इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में जैसे कि हमने बताया ए स्टैंड्स फॉर एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब होल दी इकोनॉमी। लेकिन बात ये आती है सर वो तो ठीक है, ये तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्या हुई, मीनिंग हुई, लेकिन एक्चुअल में मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स का इमरजेंस कहां से हुआ। तो देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली जो है वो आपके दो स्कूल्स में डिवाइड है। दो स्कूल्स का मतलब दो पार्ट बोल सकते हो, दो कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हो, या आप जो है उनके दो कंडीशंस बोल सकते हो। जैसे पहला है क्लासिकल स्कूल और दूसरा है केनेसियन स्कूल। अब बात आती है सर ये क्या है, क्लासिकल और केनेसियन, मतलब मैक्रो में ये तो कभी पढ़ा ही नहीं है, केनेसियन थ्योरी तो फिर भी पढ़ी है, लेकिन क्लासिकल जो है वो स्कूल क्या है। तो क्लासिकल स्कूल का मतलब समझना ध्यान से, क्लासिकल स्कूल का मतलब है कि जब ओवरऑल जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो कॉन्सेप्ट्स है उसके अंदर जो क्लासिकल स्कूल है, क्लासिकल स्कूल का मतलब देयर इज अ इकोनॉमी, एक ऐसी इकोनॉमी जो फ्री इकोनॉमी हो, ऐसी इकोनॉमी जिसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ही ना हो, गवर्नमेंट का कोई इंटरफियरेंस ही ना हो, कोई भी अपने हिसाब से काम करे, अपने अकॉर्डिंग काम करे। तो ये क्लासिकल थ्योरी है। अभी जो नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा उसमें पूरा एक्सप्लेन्ड है। दूसरी कौन सी थ्योरी थी, दूसरी थी केनेसियन थ्योरी। केनेसियन थ्योरी जो कि आप पढ़ रहे हो, जैसे चैप्टर 7 मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर 7 है इसमें एग्रीगेट डिमांड बताया गया है, या आपका जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो है वो आपका जैसे फॉर एग्जांपल और भी चैप्टर्स हैं आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के। कौन से चैप्टर्स हैं, जैसे एग्रीगेट डिमांड हो गया, रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, एग्रीगेट सप्लाई उसमें इंक्लूड होता है, इनकम एंड डिटरमिनेशन थ्योरी। ये सारी चीजें जो है वो कहां, वो किसके अंडर आती हैं, वो ये केनेसियन थ्योरी के अंदर आती है। समझ में आया ना, वो किसके अंदर आती है, वो केनेसियन थ्योरी के अंदर आती है। अब बात आती है कि सर एक्चुअल में ये क्लासिकल थ्योरी ठीक है। तो देखो क्लासिकल थ्योरी को हम एक्सप्लेन करते हैं। ये देखो क्लासिकल स्कूल, सबसे पहले बात करते हैं इसकी, सबसे पहले जो है हम बात करते हैं क्लासिकल स्कूल की। ध्यान से देखिएगा, क्लासिकल स्कूल लिखा है ना इसमें, तो क्लासिकल स्कूल का मतलब समझो। द क्लासिकल स्कूल जो कि अभी हमने बताया था, मैक्रो इकोनॉमिक्स आपके कितने पार्ट में डिवाइड है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दो में, जिसमें दो में कौन सा है, दो में आपका है क्लासिकल स्कूल और दूसरा है कौन सा, केनेसियन थ्योरी। तो हम बात करेंगे इसकी क्लासिकल स्कूल। तो क्लासिकल स्कूल देखो, द क्लासिकल स्कूल, अगर हम क्लासिकल स्कूल की बात करें तो इकोनॉमिस्ट लाइक
इकोनॉमिस्ट लाइक कौन? एडम स्मिथ एक इकोनॉमिस्ट थे, दूसरे जेम्स मिल ये भी इकोनॉमिस्ट थे, तीसरे मार्शल एडवोकेटेड अ फ्री इकोनॉमी, मतलब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये बोला कि ऐसी इकोनॉमी होनी चाहिए जो इकोनॉमी फ्री हो। फ्री का मतलब जिसमें किसी का कोई इंटरफेरेंस ही ना हो। तो उसको क्या बोला गया? उसको हमने बात करी किसकी? उसको हमने बात करी फ्री इकोनॉमी की। उसमें बात करते हैं तो ये फ्री इकोनॉमी किसने बोला? एक हमारे एडम स्मिथ, आपने नाम सुना होगा, एक हमारे जेम्स मिल, इनका भी आपने नाम सुना होगा, और एक हमारे मार्शल लॉ पढ़ा है ना इकोनॉमिक्स में, क्लास 11 की माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो ये सारे क्या थे? ये सारे हमारे इकोनॉमिक्स थे जिनका मानना क्या था? जिनका मानना था हमारी इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी हो? हमारी इकोनॉमी जो है वो फ्री इकोनॉमी हो। हमारी इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी हो? सबसे पहला पॉइंट क्लासिकल स्कूल क्या है? फ्री इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी फ्री हो। दूसरा पॉइंट समझिए, दूसरा पॉइंट है गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफियर इन द एरियाज। फ्री इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? फ्री इकोनॉमी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट इंटरफियर ना करे। गवर्नमेंट क्या ना करे? गवर्नमेंट इंटरफियर ना करे। देखो, गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफियर इन द एरियाज ऑफ प्रोडक्शन। ना तो गवर्नमेंट प्रोडक्शन पर इफेक्ट करेगी, ना ही गवर्नमेंट कंजप्शन पर इफेक्ट करेगी, और ना ही गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट में भी इंटरफियरेंस करेगी। मतलब गवर्नमेंट इन तीनों चीजों में इंटरफियरेंस करेगी ही नहीं। जैसे ना तो प्रोडक्शन में, ना ही किसमें? कंजप्शन में, और ना ही किसमें? इन्वेस्टमेंट में। तो ये क्या हो गया? ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। नेक्स्ट जो है वो हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट, डिसीजंस रिगार्डिंग व्हाट टू प्रोड्यूस। मतलब जो भी डिसीजन किसके हैं? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom to produce are determined by the market forces of demand। मतलब इकोनॉमी की तीन प्रॉब्लम्स होती हैं, what to produce, how to produce and for whom to produce। ये तीनों की तीनों जो प्रॉब्लम है वो गवर्नमेंट डिसाइड ना करे। वो कौन डिसाइड करे? वो मार्केट की कंडीशंस डिसाइड करें। मार्केट की कैसी कंडीशन? जिसकी जैसी डिमांड वैसा आप प्रोडक्ट बनाओ, जिसकी जैसी सप्लाई वैसे आप प्रोडक्ट की सप्लाई करो। तो कहने का मतलब क्या है? what to produce, how to produce and for whom to produce are determined by the market forces of demand। जब फ्री इकोनॉमी तो सीधी बात है हर एक चीज किसके अकॉर्डिंग चलेगी? गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग नहीं, वो चलेगी किसके अकॉर्डिंग? वो चलेगी मार्केट के अकॉर्डिंग। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इस इकोनॉमी जो क्लासिकल इकोनॉमी थी, इस इकोनॉमी का काम क्या था? इस इकोनॉमी का काम था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मैंने किस पे काम करती थी? ये काम करती थी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में, कि प्रॉफिट हो बस, सोशल वेलफेयर ना हो, प्रॉफिट हो। जब किसी भी इकोनॉमी में सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम हो तो ऐसी इकोनॉमी क्या होती है? ऐसी इकोनॉमी को हम नाम देते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। याद रखना, क्या बोलते हैं उसको? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, AD is equal to AS is a normal feature of this economy। और फुल एम्प्लॉयमेंट नॉर्मल फीचर क्यों है? क्योंकि ये सोशल वेलफेयर के लिए तो होती नहीं है इकोनॉमी। इसमें क्या होता है? जैसी लोगों की डिमांड वैसी सप्लाई, तो इसलिए इक्विलिब्रियम इसमें इजीली अचीव हो जाता है। किसमें? क्लासिकल, याद रखना, क्लासिकल स्कूल में। नेक्स्ट है दिस बिलीफ कंटिन्यूड टिल 1929 to 30, मतलब 1929 और 1930, 1929 या 1930 तक ये जो है वो क्या होगा? ये जो है वो आपका चला। उसके बाद क्या हो गया? आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929, आपने ये पढ़ा होगा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैप्टर फर्स्ट में कि 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया था। अब ग्रेट डिप्रेशन क्या था? थोड़ा सा हम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बता देते हैं। ग्रेट डिस्क्रिप्शन में क्या हुआ था? जो फ्री इकोनॉमी थी, क्लासिकल इकोनॉमी थी, ऑटोमेटिक सिस्टम फेल्ड, और इस इकोनॉमी का ऑटोमेटिक सिस्टम क्या हो गया था? फेल्ड हो गया था। क्या हो गया था? इस इकोनॉमी का ऑटोमेटिक सिस्टम फेल्ड हो गया था। जब इस इकोनॉमी का ऑटोमेटिक सिस्टम फेल्ड हो गया था तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट था, लेकिन इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हुआ? फेल हो गया। अब जब ये फेल हो गया उसके बाद आई कीनेसियन थ्योरी। कौन सी थ्योरी? कीनेसियन थ्योरी। कैसे आई कीनेसियन थ्योरी? क्योंकि इसमें क्या हुआ कि सारी चीजें कैसे चल रही थी? फ्री में चल रही थी। फ्री प्ले का, फ्री में नहीं, फ्री प्ले में। फ्री प्ले का मतलब गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं था, जिसको जो बनाना है वो प्रोड्यूस करे, जैसी जिसकी डिमांड है वो करे। लेकिन ये थ्योरी नहीं चली, क्योंकि जब डिप्रेशन पीरियड आया तो डिप्रेशन में क्या हुआ कि यूएसए और यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन जैसों में 25% तक लोगों की नौकरियां चली गई, लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। जब ऐसी कंडीशंस आई तो इससे क्या हुआ? इससे क्लासिकल थ्योरी कहीं ना कहीं क्या हो गई? इससे क्लासिकल थ्योरी कहीं ना कहीं आपकी डिप्लीटेड हो गई। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरी जो आती है, कौन सी? कीनेसियन थ्योरी। अब कीनेसियन थ्योरी देखना, ये नई थ्योरी है। ये थ्योरी कब आई? ये थ्योरी आपकी क्लासिकल थ्योरी के बाद आई। याद रखना, ये थ्योरी कब आई? क्लासिकल थ्योरी बाद, मतलब आफ्टर द ईयर ऑफ डिप्रेशन 1929 के बाद।
थ्योरी का मतलब क्या था? इस थ्योरी का मतलब जो है वो आपका बताया गया था, ध्यान से देखना। इस थ्योरी का मतलब दिस स्कूल ऑफ थॉट इज एडवोकेटेड बाय लॉर्ड केनेन्स। इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड केनेन्स। मतलब आज जो तुम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो क्लास 12 की, उसमें मैक्सिमम थ्योरीज लॉर्ड केनेन्स की हैं। तो क्या हुआ था? दिस स्कूल ऑफ थॉट इज एडवोकेटेड बाय कौन, किसने किया था? लॉर्ड केनेन्स ने। ह्यूज फॉल इन आउट, क्यों आया था ये, इसमें ये बताया क्यों आया था, मतलब क्या क्या रीजन थे इसके कारण। केनेन्सियन स्कूल या केनेन्सियन थ्योरी आई थी, तो पहला रीजन क्या था? ह्यूज फॉल इन आउटपुट, मतलब आउटपुट में प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी में कमी आई थी। एम्प्लॉयमेंट लेवल पूरा नीचे चला गया था। एंड ऑफ यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, मतलब यूरोप की कंट्रीज, नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज जो उस टाइम पर बहुत ही डेवलप्ड कंट्रीज या इकोनॉमीज मानी जाती थी, वो डिप्रेस्ड हो गए। जब वो डिप्रेस्ड हो गई, उसका क्या हुआ? लॉर्ड केनेन्स इन हिज बुक, लॉर्ड केनेन्स की एक बुक है जिस बुक का नाम है द जनरल थ्योरी। क्या नाम है इस बुक का? जो नाम है दैट इज जनरल थ्योरी। तो जनरल थ्योरी में क्या हुआ? लॉर्ड जो है वो आपके द जनरल थ्योरी ऑफ करेक्ट एम्प्लॉयमेंट कॉमा इंटरेस्ट एंड मनी सजेस्टेड द नीड ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू कंट्रोल इकोनॉमी इन द सिचुएशन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। इसको आप लिखते भी जाना नोटबुक में, इसके स्क्रीनशॉट्स लेके लिख भी सकते हो। देखो इसका मतलब क्या था। जो केनेन्सियन थ्योरी थी, जो जनरल थ्योरी ऑफ बुक में केनेन्सियन ने अपनी थ्योरी दी थी, उसका मतलब ये था कि गवर्नमेंट का अब इंटरफेरेंस बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस अब बहुत जरूरी है। किसमें? गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस इकोनॉमी को कंट्रोल करने में। इकोनॉमी को क्या करने में? इकोनॉमी को कंट्रोल करने में। उसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को एम्प्लॉयमेंट रेट सुधारना पड़ेगा, गवर्नमेंट को इंटरेस्ट रेट सुधारना पड़ेगा, एंड मनी सजेशन। और मनी सजेशन का मतलब गवर्नमेंट को हर एक इकोनॉमिक फील्ड में एंटर होना पड़ेगा, जब जाके इकोनॉमिक कंडीशन सुधरेगी। तो फिर क्या हुआ? तो इसमें लास्ट में हमने देखो पॉइंट अलग से लिख दिया है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड, मतलब बिना गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से कोई भी इकोनॉमी नहीं चल सकती। और मेनली गवर्नमेंट का मोटिव क्या होता है? गवर्नमेंट का मोटिव होता है सोशल वेलफेयर करना। मतलब आप सिर्फ प्रॉफिट के बारे में ना सोचो, आप ऐसे डिसीजंस लो जो एक इकोनॉमिस्ट लेता है, और इकोनॉमिस्ट डिसीजन कौन ले सकता है? गवर्नमेंट ले सकती है। ठीक है, तो ये क्या था? ये केनेन्सियन स्कूल था। जब इन सब को बनाया गया तो फाइनली जाके तुम्हारी बनी मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या बनी? मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब बात आती है सर मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के हम थोड़े से आपको कैरेक्टरिस्टिक्स भी समझाते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो देखो, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों जरूरी है? तो देखो पहला पॉइंट, मैक्रो इकोनॉमिक्स जब तुम पढ़ रहे हो, बहुत से देखो एक्चुअली वीडियोस जो हम बना रहे हो, हालांकि आपके अकॉर्डिंग टू द 12th लेट तो है, लेकिन इतने भी लेट नहीं है। आप देखो, अगर आप अभी से प्रॉपर वीडियोस को पढ़ोगे तो एक्चुअल में आपको पता चलेगा यार मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं। हमने नेशन इनकम पढ़ ली, हमने मनी एंड बैंकिंग पढ़ लिया, हमने सब पढ़ लिया, लेकिन ये नहीं पता मैक्रो इकोनॉमिक्स आई कहां से थी। तो ये रीजंस थे। तो स्कोप क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स का? पहला, नेशनल इनकम अगर निकालनी हो, जैसे आपने पढ़ा होगा 3rd चैप्टर 4th चैप्टर नेशनल इनकम का, अगर आपको निकालनी हो, एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। रिलेटेड एग्रीगेट्स का मतलब उससे रिलेटेड जितने भी एग्रीगेट्स हैं, ये सब आप किसमें पढ़ोगे? मैक्रो में पढ़ोगे। सेकंड पॉइंट, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है, कब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे आती है, कब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे डिसइक्विलिब्रियम होती है, तो ये सब किसमें आता है? एम्प्लॉयमेंट में आता है। तीसरा, थ्योरी ऑफ मनी, मनी एंड बैंकिंग में पढ़ा है ना, थ्योरी ऑफ मनी, मनी कैसे इंटरवेंस हुआ, या आप कह सकते हो बार्टर सिस्टम से हम मनी पर कैसे आए, मनी की इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब आपने इसमें पढ़ा। अच्छा एक चीज और, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है सर आप बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, समझ में नहीं आता। तो बेटा देखो ऐसा है, धीमे धीमे अगर हम बोलेंगे ना, और 5 मिनट का अगर हम वीडियो बनाएंगे तो 5 मिनट सब चीजें हम नहीं बता सकते, कैसे भी नहीं बता सकते। हमें जल्दी भी बोलना है और हमें समय पर वीडियो भी खत्म करना है। तो इसलिए थोड़ा सा अगर हम जल्दी बोल रहे हैं तो उसको किसी अगेंस्ट उसमें मत लिया करो। हम आपको हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, और फिर भी समझ में ना आए तो उसको रिवाइंड करके देख लो। बाकी हम पूरा नोट्स तो हम आपको दे ही रहे हैं, नोट्स ही हैं, स्लाइड्स बन रही है जो। फिर उसका क्या है, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी, चैप्टर 9 जिन्होंने पढ़ लिया होगा उन्हें पता होगा। चैप्टर 9 एक चैप्टर है जिसमें इन्फ्लेशनरी गैप है, डिफ्लेशनरी गैप, दो है ना। अब वो क्या होते हैं वो हम नहीं बताएंगे, बस थोड़ा समझ लो। इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है? इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब होता है जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो, एग्रीगेट सप्लाईज है। और डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है? जब एग्रीगेट डिमांड क्या हो, एग्रीगेट डिमांड आपका कम हो और एग्रीगेट सप्लाई आपकी ज्यादा हो, तो डिफ्लेशनरी गैप। ये भी तुम मैक्रो में पढ़ोगे। लास्ट है रोल ऑफ दी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट बजट, ये भी तुम पढ़ोगे। देखो हम पूरा मैक्रो का बता रहे हैं इंटरफेरेंस,
हम अकेला मैक्रो क्या होती है नहीं बता रहे, मैक्रो के चैप्टर्स भी इससे रिलेट करते हैं। जब तुम उसके आगे बढ़ोगे 9th चैप्टर के आगे 10th पे आओगे तो तुम क्या देखोगे, 9th के बाद जब तुम 10th चैप्टर पे आओगे तो तुम क्या देखोगे, गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट का ना, गवर्नमेंट का एक्चुअल बजट क्या होता है, गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है, गवर्नमेंट के एक्चुअल बजट क्या है, गवर्नमेंट का बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सब ये देखो लिखा है ना, एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। आ गई ना वो बात, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये लास्ट चैप्टर, लास्ट यूनिट है। तो ये पूरा स्कोप भी है, ये पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स का आप कह सकते हो कि एक्सप्लेनेशन भी है, और ये पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स की ओवरऑल कंडीशंस के बारे में। तो होप इस वीडियो को जब आपने देखा होगा तो उस वीडियो को देखने के बाद आपको रियलिटी में ये पता चला होगा कि एक्चुअल मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक है, तो आप कोई अगर पूछे मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या, तो मैक्रो में डायरेक्ट बता देना इट इज एन स्टडी ऑफ एन एग्रीगेट और सो ब्ला ब्ला, ऐसा कुछ नहीं। मैक्रो इकोनॉमिक्स एक्चुअल में केनेसन थ्योरी के थ्रू आई थी, और केनेसन थ्योरी के पहले कौन सी थ्योरी थी, क्लासिकल थ्योरी। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो जो निकालेंगे अब वो चैप्टर वाइज निकालेंगे। अभी तक हमें ये बताना था ओवरऑल मार्क्स का क्या है, मैक्रो का क्या है, ये हमने बता दिया। ठीक है, ओके, गुड बाय।